तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों अपने पीआरपी प्रोग्राम में साइंस के तहत आज हम देखेंगे बायोलॉजी की क्लास को। इससे पहले मैंने आपको जो कल क्लास दी थी उसमें हमने आपको कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री दे दिया था और बायो की आपकी 2 क्लासेस रहेंगी। अभी ये वाली क्लास मिलेगी जिसमें हम कंप्लीट बॉटनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब देखेंगे और फिर जंतु विज्ञान वाली जितना भी हमारे शरीर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब हम सेकेंड क्लास में देखेंगे। वो भी क्लास आपको आज ही मिल जाएगी, आज मतलब रात में अपलोड हो जाएगी, तो वो भी आज ही मिल जाएगी। और उसके बाद एक क्लास आपको मैं कल सुबह दूंगा, वो क्लास रहेगी आपकी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, एनसीईआरटी के नोट्स की, जो उसमें ब्रैकेट वगैरह में चीज़ें लिखी रहती हैं, क्योंकि वहाँ से अब आपका यूपीपीएससी में बार बार मतलब वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो मैंने सोचा उसका नोट्स ही बना दिया जाए। तो कंप्लीट जितनी भी आपकी साइंस है 6 से लेकर करके 12 तक की जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है उन सबको हमने वहाँ से कवर करके एक पूरा नोट्स रेडी कर दिया है, तो उसको भी मैं आपके दे दूंगा। और उसका नोट्स हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, ये हमने पूरा उसका नोट्स यहाँ पे रेडी कर लिया है। ठीक है, तो इसको भी मैं करा दूंगा और फिर आपको कंप्लीट ये वाला नोट्स उसी पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखो। और ये बायो की क्लास है, उसके तुरंत बाद हम मतलब ये पहली क्लास है, उसके बाद सेकंड क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी। बाकी नोट्स भी आपको कल सुबह ही इसका डिलीवर कर दिया जाएगा आपके जो मेन ग्रुप है उस पर। ठीक है, और बाकी जो लोग भी ग्रुप से नहीं जुड़े और नोट्स लेना चाहते हैं तो वो लोग व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये जो हमारी क्लास है कहाँ से थी, हाँ यहाँ से जीव विज्ञान बायोलॉजी की हम शुरुआत करते हैं। ये क्लास थोड़ा सा लंबी रहेगी, लगभग 35 मिनट के आसपास, और उसके बाद हम सेकेंड वाली क्लास करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देर ना करते हो क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। बायोलॉजी की क्लास आपकी 2 क्लासेस में रहेंगी। एक आज वाला जो सेक्शन है वो बॉटनी और उससे रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड लगभग रहेगा, और उसके बाद हम जूलॉजी वाला पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वप्रथम जीव जगत को 2 भागों में बांटा था। किसने बांटा था? अरस्तु ने। तो ये आप याद रखें कि सबसे पहले जीव जगत को 2 भागों में बांटने का काम अरस्तु ने किया था। ठीक है, ये वही अरस्तु हैं जो कि दार्शनिक थे यूनान के, और 2 भागों में बांटा। तो वो 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो पादप और एक के जंतु। तो ओवरऑल आज जो हम भी देख रहे हैं जूलॉजी और बॉटनी, उसको सबसे पहले 2 भागों में बांटने का कार्य अरस्तु ने किया था। ठीक, अध्ययन के आधार पर जीवों की शारीरिक संरचना, रूप, कार्य के आधार पर इनका पदानुक्रम क्या है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने बना रखा है इसी तरह से। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी कभी क्या होता, ये जैसे इसमें 6 नाम हैं, 6 के 6 आपको याद रखने हैं, मतलब सीक्वेंस से। आपके एग्जाम में से इन 6 में से कोई 3 दे देगा या 4 दे देगा, और फिर आपको या तो क्रम से लगाने को देगा या फिर वो ऐसे दे देगा, मतलब 4-4 की श्रेणी बना के या 3-3 की श्रेणी बना के, और पूछेगा इनमें से कौन सा क्रम के अनुसार सही है। ठीक, तो ज़रूर याद रखना है। सबसे पहले या सबसे बड़ा होता है जगत, उसके बाद होता है उपजगत, फिर वर्ग, फिर उपवर्ग, फिर वंश, और फिर जाति सबसे छोटी होती है। तो जगत, उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, देखो बहुत सिंपल सा है याद करने का। जगत याद रखो सबसे पहले, तो जगत, उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, फिर वंश और लास्ट में जाति। ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। ये भी आप याद रखेंगे कि जीवों के शारीरिक रचना, रूप, कार्य के आधार पर और अध्ययन की दृष्टि से ये बनाया था। ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। इनकी एक पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरस। ठीक है, उसमें इन्होंने इसको दिया था, तो बुक भी याद रखें। बाकी कैरोलस लीनियस याद रखें, और इनका क्रम सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इनका क्रम। तो ये जो हमने नोट्स तैयार किया है, ये जो है ऊपर आपको जैसे कोई टॉपिक नहीं मिलेगा कि हमने ये टॉपिक लिया और अब इसके अनुसार ये चीज़ें पढ़ेंगे, नहीं। ये मतलब हमने एरो लगा लगा के जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सबको कवर किया। रिवीजन ऐसे ही होता है। ठीक है, अब यही जो कैरोलस लीनियस है, इनको आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता भी कहते हैं, और ये वर्गीकरण जो प्रणाली है इसका नाम है द्विनाम पद्धति। 1969 में व्हिटकर ने 5 जगत प्रणाली बनाई। तो ये जो द्विनाम पद्धति है या आधुनिक वर्गीकरण है, ये किया लीनियस ने, इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। लेकिन 5 जगत प्रणाली आधुनिक में ये बनाई व्हिटकर ने, और ये बनाई 1969 में। वो 5 जगत प्रणाली कौन है? वो हैं जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? देखो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो पूछा जाता है, वो मैं बताते हुए चल रहा हूँ कैसे बनते हैं। ठीक, अब जैसे मोनेरा में आपको बस इतना याद रखना कि क्या क्या मोनेरा जगत में आता है। तो मोनेरा जगत में आता है प्रोकैरियोट, इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फ़र्क होता है। तो मोनेरा जगत में सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या है? जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया आदि आते हैं। तो 3 नाम आप याद रखेंगे, जीवाणु यानी कि जिनको हम कहते हैं बैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नीलहरित शैवाल जिसको बोलते हैं, और आर्कीबैक्टीरिया। तो जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक, इससे क्वेश्चन ऐसे बनेगा
इसी तरह के वो 4 नाम ले लेगा, बीच में युगलिना लगा देगा या कुछ भी ऐसे और नाम ले लेगा, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब ले लेगा और आपको पूछेगा इनमें से कौन मोनिरा जगत में संबंधित नहीं है, या फिर 3-3 के ग्रुप बना देगा। अब आरओ जो है इसी तरह से बहुत ट्रिकी सवाल पूछता है, सिंपल वन लाइनर नहीं पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मोनिरा जगत का है, ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी है। फिर है प्रोटिस्टा, तो इसमें एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें क्या था, प्रोकैरियोटिक, इसमें एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। युगलिना जो है वो पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी कही जाती है, वो इसी में आते हैं। तो इस पे 2 सवाल बने, एक तो युगलिना जो है वो प्रोटिस्टा है, इस जगत प्रणाली में आता है। युगलिना किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है। युगलिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। ये सेपरेट सवाल भी पूछा गया और पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे। फिर है इसमें स्वपोषी यानी कि एक कोशिकी कवक और डाइटम जो है वो, और परपोषी प्रोटोजोआ भी शामिल है। अब इसमें देखो ये लाइन में कितनी चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 कि प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है, युगलिना आता है जिसको कहते हैं जंतु और पादप के बीच की कड़ी। दूसरा आता है आपका कवक, डाइटम, और क्या आता है, प्रोटोजोआ। अब इसमें क्या याद रखना है कि जो कवक और डाइटम है ये स्वपोषी होते हैं और प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक। तीसरा है हमारा कवक जगत। कवक जगत क्या है, इसमें परजीवी और मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर रहने वाले जीव जो हैं वो शामिल होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये भी सिंपल अलग से सवाल पूछ लिया जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है, तो वो बनी होती काइटिन से, ठीक। तो इसमें परजीवी जनरली शामिल होते हैं और मृत पदार्थों पर भोजन के लिए जो निर्भर रहने वाले जीव हैं वो शामिल होते हैं, ठीक। अब परपोषी जीव जैसे कि यूकैरियोटिक, जैसे कि यीस्ट, दीमक, मशरूम, ये सब जो हैं ये कवक जगत में आते हैं। तो जितना हम लोग देखते हैं दीमक लग गई, मशरूम जो है, यीस्ट है, ये सब कवक होते हैं और ये परपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा चौथा पादप जगत आ जाता है। इसमें आपको पता है हरे पौधे, शैवाल, ये सब इसी में आते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। फिर जंतु जगत में बहुकोश की जंतु शामिल होते हैं, और जंतु कोई भी हो वो सब परपोषी होते हैं, ठीक है। परपोषी स्वपोषी आपको पता ही होगा, जो भोजन स्वयं बनाते हैं और जो भोजन के लिए दूसरों पर। मनुष्य क्या परपोषी है, मनुष्य कोई भी भोजन स्वयं थोड़ी बनाता है। तो ये हम नारे हो गए सॉरी, सारे के सारे जगत, और ये पूरी जगत प्रणाली मोनेरा, प्रोटिस्टा जो है, कवक, पादप, ये सब 1969 में वेट करने दिया था। अब आप लोग जो अभी जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हुआ है वो वाला पेपर देखो, और जो 23-24 में जो कैंसिल हो गया था आपका आर उसको देखो, तो आपको हर चीज़ याद रखनी है, क्रम से याद रखनी है। अगर इन्होंने 1969 में बिटकर ने ये चीज़ें दी थी तो ये भी आपको याद रखना, कहीं से भी इनडायरेक्टली यूज हो सकता है। यहाँ पे कुछ जीव विज्ञान की शाखाएँ दी गई जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक सवाल जरूर बनता है, तो इसमें याद रखना बहुत अच्छे। मैंने वो सारी चीज़ें ली हैं जहाँ से सवाल बन सकते हैं या जहाँ से बने हैं। आप ये वीडियो ख़त्म करते करते लगभग इसमें ना जैसे घटना चक्र में जितना बायोलॉजी दी है वो, और लूसेंट में दी है वो, उसके अलावा जो PYQs हैं वो सब इसमें लगभग शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो जंतु विज्ञान, जूलॉजी आपको पता होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी पता होगा। पादप जीवाश्मों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन ये कहलाता है पैलियोबॉटनी, ठीक। पादप जीवाश्म यानी पैलियोबॉटनी। सजीवों और उसके वातावरण का अध्ययन यह कहलाता है इकोलॉजी, ये आपको पता होगा। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, ये पूछा गया लेकिन ये अब कॉमन हो गया है। वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है जीरोंटोलॉजी, ठीक है। कैंसर और ट्यूमर का जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑन्कियोलॉजी, ठीक है। रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी, रुधिर सीरम सेरोलॉजी। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि जो ब्लड है उसका अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो होता है हेमेटोलॉजी, और जो रुधिर सीरम होता है वो सेरोलॉजी होता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी होता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी होता है। ये सब आप पहचान लोगे, वायरस से वायरस। बैक्टीरिया, जीवाणु का अध्ययन वो बैक्टीरियोलॉजी होता है। कीटों का अध्ययन ये इंपॉर्टेंट है, एंटीमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी। चींटियों का अध्ययन होता है मिर्मेकोलॉजी। मत्स्य का अध्ययन ये इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से याद रखना। चींटियों वाला मिर्मेकोलॉजी, और जो मत्स्य यानी कि मछलियों का अध्ययन है वो है इक्थियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्थियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन ये है आपका हर्पेंटोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैविक जगत के गुण सिद्धांत के प्रयोग से आधुनिक उपकरण बनाता है, तो ये बायोनिक्स बनाता है, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जीवधारियों का अध्ययन जो है वो बायोनॉमिक्स कहलाता है। दोस्तों मैंने ये हमारे कंप्लीट हो गए। मैंने लगभग आपके यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के टाइम पे एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बायोलॉजी के टर्म समझाए थे। तो वो मैंने क्या किया था, इसी तरह से नोट्स बना के समझाया था। एक टर्म होता है जैसे मान लो ओंकियो, उससे क्या क्या चीज़ें डिराइव हो सकती हैं, और किसी भी सेगमेंट में मतलब बायोलॉजी के वो सवाल अगर आएंगे तो आप उससे पहचान लोगे आंसर को। अगर वो मुश्किल से 10-12 मिनट की वीडियो थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके देख लो।
वो टर्म वाइज मैंने आपको समझाया था कि कोई टर्म है उससे आप कम से कम 5-6 सवाल डिनोट कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बायो की ही क्लास थी, ठीक है। बायो और मतलब फिजिक्स वगैरह मतलब ओवरऑल साइंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझाई गई थी, और एक टर्म के आधार पे आप 3-3 4-4 क्वेश्चन पकड़ पाओगे। तो 10-12 मिनट की क्लास है, उसको आप 2-3 बार जरूर देखो। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाओ, ये क्लास खत्म होते ही आप उसको ज़रूर देखो, आपने देखना कितना उससे फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रमुख शब्दावलियाँ। जैसे मत्स्य पालन, इसको क्या करें, इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पिसीकल्चर, इसको आप उल्टा याद किया करो कि पिसीकल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन। जैसे एवीकल्चर, ये क्या होता है, पक्षी पालन। एक्वाकल्चर आपको पता है, एक्वा का मतलब होता है पानी, ठीक है, तो ये जलीय जीव संवर्धन से रिलेटेड है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम। फ्लोरिकल्चर फूल, ओलेरिकल्चर ये सब्जी होती है, और पोमोलॉजी फलों की खेती। ये सारी जो कृषि और पालन है उन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर एक टर्म आता है सिल्वीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये होता है वन संवर्धन, जो मतलब वन पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाते हैं उनको ये बोलता है। विटीकल्चर अंगूर को बोलते हैं, अंगूर उत्पादन। मोरीकल्चर सहतूत की कृषि को बोलते हैं, ठीक है। और वर्मी कल्चर केचुआ पालन। सिट्रीकल्चर ये खट्टे फल और फूल फल सब्जियों और मसालों की ये जो ओवरऑल खेती है इसको हार्टिकल्चर कहते हैं। तो ये हमारे हो गए, मतलब इधर ही हमने देख लिया अध्ययन, और ये इधर पालन और कृषि वगैरह। अब बायोलॉजी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए गए जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं या बने हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से रेडी करनी है, वीडियो को 2-3 बार एग्जाम से पहले देखना है, या फिर इसका मैं PDF भी आप सबको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको रिवाइज भी कर पाओगे बार बार, ठीक है। जीव द्रव्य एक चीज़ होती है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो पुरकंजे में। ये सवाल ऐसे ही बन जाएगा सिंपल में, ठीक है। आपने अगर 24 वाला यूपी पीसीएस प्रीलिम देखा हो तो उसमें का साइंस के कुछ सवाल ऐसे ही वन लाइनर थे, एकदम सिंपल थे, किसकी खोज किसने की, कैसे क्या बना, इस टाइप से, ठीक है। तो जीव द्रव्य की खोज किया पुरकंजे ने। और जीव द्रव्य क्या होता है, ये जीवन का भौतिक आधार होते हैं, यानी कि जीव द्रव्य में शामिल क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा शामिल होती है, कितनी, 76%। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन मनुष्य के शरीर में या जीव द्रव्य जो वो है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, कितना, 76%। कार्बन फिर सेकेंड नंबर पर आता है 10%, उसके बाद फिर मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह। ये हो गया जीव द्रव्य। फिर है कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, तो ल्यून हॉक ने देखा था, और कोशिका शब्द प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोशिका को देखा था सबसे पहले ल्यून हॉक ने, और कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी कोशिका होती, ये एक तरह की बैक्टीरिया होती है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो शुतुरमुर्ग, ये आपको पता होगा। सबसे बड़ा स्तनी जीव कौन होता, तो नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जीव वो अफ्रीकन हाथी होता है, ठीक है। तो जो नीली व्हेल होता है वो सबसे बड़ा स्तनी जीव है, लेकिन चूंकि वो जली होता है और स्थली लगा दे तो अफ्रीकन हाथी होता है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है, आपको पता, जो कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी फीमर होती है, जांघ की हड्डी, ये सब आपको पता। अभी हमने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक देखा था, अब हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है उसको देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, देखो इसमें जो कोशिका भित्ति है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और यूकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक। नंबर एक बात, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनती है, यूकैरियोटिक में बनती है सेल्यूलोज से। अब प्रोकैरियोटिक में क्या क्या नहीं होता है याद रखना है। अब यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको ऐसे याद करनी जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर वाली पहला पॉइंट आप दोनों में याद कर लें कि कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, और उधर बनती है सेलुलोज से। अब इसमें क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, केंद्रिका, लिंग, प्रजनन, लाइसोसोम, सेंट्रियल, ये कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। इसमें सब कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी काय होती है, और ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ऐसे आप याद करो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कुछ भी नहीं होता है, यूकैरियोटिक में सब कुछ होता है, ठीक है। और कोशिका भित्ति दोनों में होती है, बस बनी किससे होती है उसका फ़र्क होता है। इधर यूकैरियोटिक में सेलुलोज से, उधर बनी होती है किससे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक। ये आपको याद रखना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट हैं, याद रखना, यहाँ से सवाल बनते हैं। कोशिका भित्ति है वो केवल पादप हार्मोन्स में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना। अब इसका मतलब क्या है, कोशिका भित्ति जो है केवल और केवल, यानी कि यूकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक हैं, इन सब में जो भी ये कोशिका भित्ति पाई जाती है ये केवल और केवल पादप में पाई जाती है, यानी कि ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ठीक। ये आपको याद रखना है। राइबोसोम है, इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ये सवाल पहले बने थे, अभी नहीं बनते हैं वन लाइनर में, क्योंकि जनरली सबको रट जाते हैं। फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर बन जाए तो 1 नंबर जाना नहीं चाहिए।
अब पूछता है कि शक्ति केंद्र या पावर हाउस हमारे शरीर का क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। यातायात प्रबंधक कहते हैं गल्जी काय को, आत्मघाती शैली बोलते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। डीएनए की द्विगुणित संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी और डीएनए की द्विगुणित जो संरचना है उसकी खोज वाटसन और क्रिक ने करी थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी बेंडा ने करी थी। अब हम यहाँ पे कुछ डीएनए और आरएनए में अंतर देखेंगे और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखेंगे। तो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। राइबोज शर्करा यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब डीएनए में बेस होता है यानी कि क्षार, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा AGTC ऐसे बोलते हैं ना इसको। तो डीएनए में क्या है, क्षार, एडेनिन, जो एडेनिन है वो क्षार होता है, तो ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये सब होता है। इसमें बाकी तो सब कुछ पाया जाता है आरएनए में, लेकिन थाइमिन की जगह यूरोसिल पाया जाता है। यानी कि इसमें जो थाइमिन वाला पार्ट है जो डीएनए में पाया जाता है वो आरएनए में नहीं होता, उसकी जगह यूरोसिल होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। डीएनए केंद्रक के बीचों बीच मिलता है, आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में मिलता है। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आप समझो। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कट का निशान लगा है, ठीक, क्रॉस। इसमें लवक भी मिलता है, इसमें लवक नहीं मिलता है। इसमें तारककाय नहीं होता है, इसमें तारककाय होता है। रिक्तिका इसमें बड़ी होती है, रिक्तिका इसमें छोटी होती है। तो 4 अंतर हैं। ऐसे ही आपको याद रखना पॉइंट, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं याद रखना इसमें, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लवक होती है। जंतु कोशिका में ये दोनों नहीं होते हैं। पादप कोशिका में तारककाय नहीं होता है। तारककाय को अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, क्या होता है, यातायात प्रबंधक होता है। लेकिन जंतु कोशिका में तारककाय होता है। रिक्तिका पादप कोशिका की बड़ी होती है और जंतु कोशिका की छोटी होती हैं। अब बायोलॉजी में यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, रोग और बीमारियाँ। तो सबसे पहले हम यही पूछा जाता है, हमने यहाँ पे ट्रिक भी बताई हुई है आपको, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। जैसे परजीवी जो होते हैं यानी कि प्रोटोजोआ, उनसे होने वाले रोग क्या हैं। तो हमने पहले रोग लिख दिए हैं। और मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी जो होती है, सोने मतलब नॉट गोल्ड, इट्स स्लीपिंग वाला सोना, ठीक है। पेचिस और कालाजोर, तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजोर, ये सब प्रोटोजोआ या परजीवी से होते हैं। अब मैंने ट्रिक इसकी लिख दिया, सोफा पे काम, ये आपको पता होगा। आप इसको सोफा की बजाय सोफा पढ़ लो, वहाँ पे याद रखना कि सोफा नहीं सोफा है। अब सो से इसमें क्या हो जाएगा, सो से सोने वाली बीमारी, पा से आपकी पायरिया हो जाएगी, पे से पेचिस हो जाएगी, का से हो जाएगा कालाजार और माँ से मलेरिया। देखो ना, जितनी बीमारी इससे होती हैं ये सब ट्रिक में काम आ गई, सोफा पे काम, ठीक। फिर है बैक्टीरिया या जीवाणु। तो बैक्टीरिया से क्या क्या रोग होते हैं, एक तो होता है टिटनेस, टीबी, कुष्ठ रोग जिसको कि लेप्रोसी बोलते हैं, सिफिलिस रोग होता है, डिप्थीरिया होता है, बॉटुलिज्म होता है, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ये सारे के सारे रोग जीवाणु या बैक्टीरिया से होते हैं। इसकी एक ट्रिक है, टीकू सीडी में बनी है पटाखा। टीकू मान लो कोई लड़की है, सीडी मान लो कोई शहर है, उसमें वो पटाखा बनी है। अब हम आपको बताते हैं, मतलब आपको सिर्फ ये सब चीज़ें निमोनिक से याद हो जाते हैं, इससे आपको याद रखना है, वरना इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है लास्ट में कि कौन सा रोग किस में था। अब टीकू में जैसे टी है तो टी से टिटनेस हो जाएगा, कू से आपका कुष्ठ रोग हो जाएगा, ठीक है। सीडी में सी से सिफिलिस हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा। देखो ये इतने रोग हो गए ऊपर वाले। फिर में आपको हटा दो, बा से बॉटुलिज्म हो जाएगा, नी से आपका निमोनिया हो जाएगा, है से आपका हैजा हो जाएगा। अब पटाखा में पा से प्लेग हो जाएगा, टा से टाइफाइड हो जाएगा, का से काली खांसी हो जाएगा। तो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस में क्या है, रेबीज, खसरा, और ये क्या है, हर्पस। हाँ, हर्पस एक रोग होता है। मोनेंजाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, टेक्रोमा बीमारी होती है, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, सोंध और इन्फ्लुएंजा जिसको कि पीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं आपकी विषाणु या वायरस से होती है। इसकी ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब पीछे को आपको PHA लिखना है, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब रेखा से क्या होगा, रेबीज हो जाएगा, खा से खसरा हो जाएगा, हमें में हा से हो जाएगा ये हर्पिस जो हमने बताया, और माँ से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, में से हिट में हो जाएगा हेपेटाइटिस, टा से टेक्रोमा। फिर करके में मतलब ये इससे कोई वो नहीं है, ये करके सिर्फ लिखा गया है इस सेंटेंस को अच्छा पूरा बनाने के लिए। अब PHA में पी से हो जाएगा पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छोड़ में छोटी माता, ड़ा से डेंगू, गलसोंद मतलब गई और इन्फ्लुएंजा, तो गलसोंद और इन्फ्लुएंजा ये हमें इसकी ट्रिक हो गई। कवक, कवक की ट्रिक बहुत सिंपल होती है, गंजा, दामाद, खाए फ्रूट। तो गंजा से हो जाएगा गंजापन, सिंपल था। दामाद से दमा, और मतलब ये दामाद अलग कर दो आप, दमा से दामाद और दा से दाद, और ये खाज खुजली, खाए से हो जाएगा, फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फ्रूट रोग। तो ये कवक से होते हैं। तो आपने देखा, मैंने आप इसका चाहो स्क्रीनशॉट भी ले लिया, मैं PDF दे ही दूंगा, वहाँ से रिवाइज कर लेना।
ट्रिक वगैरह भी सब इसमें लिख दी गई हैं। अब यहाँ पे कुछ विटामिन हैं, उनके रासायनिक नाम लिखे गए हैं और उनसे मतलब उनसे क्या क्या बीमारी हो सकती है ये आपको याद रखना है। कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। विटामिन ए रेटिनाल की कमी से होता है, इससे रतौंधी रोग होता है। वर्णांधता जन्मजात आनुवांशिक बीमारी, ये भी आपको याद रखना, ये भी कभी कभी स्टेटमेंट बन जाता है। तो विटामिन ए रेटिनाल इसका रासायनिक नाम है और रतौंधी इसके कारण रोग होता है, यानी कि इसकी कमी से। और रतौंधी मतलब वही वर्णांधता, और रतौंधी मतलब रात में ना दिखाई देंगे, वर्णांधता अलग चीज़ है, ठीक है। तो पर आपको याद रखना जो रतौंधी होती वो, वर्णांधता होती वो सब जन्मजात आनुवांशिक बीमारी होती है, ठीक। अब विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं, यहीं से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो विटामिन B1 का नाम थायमीन होता है, बेरी इसी की कमी से होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, चीलोसिस रोग इसकी कमी से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। विटामिन B3 का नाम नियासिन होता है और पेलाग्रा रोग इसके कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B5, अब 4 नहीं लिखा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन B5 का नाम है पेंटाथोनिक एसिड, इससे अपर्याप्त वृद्धि होती है, यानी कि व्यक्ति की जो हार्मोनल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। पेंटाथोनिक एसिड इसका नाम है। B6 पायरिडॉक्सिन होता है, और एक वर्ड रोग होता है कन्वल्सन जो है वो इसके कारण होता है, और धान का चोकर इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो धान का चोकर में मतलब दिया नहीं जाता, मतलब ये पूछा जाता है कि धान का चोकर में कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन बी खाली लिखा रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन B6 B2 B3 देगा तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो आपको याद रखना धान के चोकरे में क्या होता है, B6 होता है, ठीक है। विटामिन B7 में बायोटिन इसका रासायनिक नाम है, और अवसाद जो होता है डिप्रेशन, वो कहीं ना कहीं B7 की कमी से होता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये इसकी कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B11 इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड जो है B11 होता है। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन होता है, और घातक एनीमिया, देखो एनीमिया दो तरह की है, अगर आपसे पूछे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो B9 और B12 से होती है घातक एनीमिया, ठीक है। तो ये बी वाले हमने सारे देख लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना अच्छे से इसको, ठीक है। विटामिन BC इसका नाम होता है विटामिन C, एस्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और स्कर्वी रोग इसी के कारण होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन BD ये इंपॉर्टेंट है, कल्सीफेरल नाम होता है, क्वाड मछली का तेल में पाया जाता है। विटामिन D ये सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये इस टाइप के सवाल क्या होगा, आपको 3-4 विटामिन दे देगा, और इधर इनके मतलब या तो रासायनिक नाम देगा या फिर इनकी कमी से कौन सा रोग होता है उसको फिर आपसे मिलान करने को देगा। ऑप्शन में वही देता है A, मतलब 1 A B2 ऐसे करके देता है। तो ये सब ऐसे आपको याद रखना है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और प्रजनन संबंधी विकार जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, या तो प्रजनन संबंधी विकार तो नहीं देगा, वो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम लिखेगा देवनागरी में। तो ये आपको याद रखना विटामिन E की कमी से होता है। विटामिन K इसका नाम फिलोक्विनिन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट बनते हैं, जैसे हमारा शरीर कौन से विटामिन बनाता है, तो हमारा शरीर विटामिन D और K बनाता है, इसके अलावा नहीं बनाता, वो बाहर से लेता है। प्रोटीन को अगर देखें तो याद रखना प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक। और प्रोटीन की कमी से रोग अगर बात करें तो होता है क्वासीरियोकर जो है वो प्रोटीन के कमी से रोग होता है। लेकिन बच्चों में जो है मरास्मस रोग जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। आपने सुना होगा अफ्रीका में जो बच्चे होते हैं उन सब की फ़ोटोज़ वगैरह देखी होगी, उन सब में जो है मरास्मस की नाम की बीमारी पाई जाती है। उसी कारण वो ठिगने और मतलब उनमें रोग वो जो है वृद्धि नहीं हो पाती है। तो उन सब में यही बताया जाता है कि प्रोटीन की कमी होती है जिस वजह से, ठीक। यहाँ पे ये 2 संस्थान लिखे हैं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं संस्थानों पे। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में पाया जाता है, मतलब हैदराबाद में बनाया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये मैसूर में है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में और पोषण वाला हैदराबाद में, इतना आपको याद रखना। इन सबको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखो कि जो फूड वाला है, खाद्य वाला, वो मैसूर में और पोषण वाला हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपका C, देखो आप इसकी ये जो होती है ये भी आपको याद रखो, डायरेक्ट देगा नहीं लेकिन आप इससे समझो 6 अणु आपके होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 होते हैं जल के। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और जल मिलती है, 6 और 12 अणु मिलकर के। फिर प्रकाश की उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, आपको पता है पत्तियों में, और फिर ये मिल करके बनाते हैं C6H12O6, ये मतलब ग्लूकोज बना दिया। फिर 6H2O बाहर निकाल दिया और 6CO2 बाहर निकाल दिया। तो ये इससे क्या, ये आपका बना जल बना और ये ऑक्सीजन भी इससे बनी, ठीक है। तो यही होता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन ऐसे बनती है इनकी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि इनको खाना बनाना होता है, अपना भोजन बनाना होता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हैं, आपको अच्छे से याद करना है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से परासरण द्वारा किया जाता है और CO2 वायुमंडल में विसरण द्वारा जाती है। इसका मतलब समझो आप, जो पत्ती की कोशिकाएं हैं उनमें जो जल है, पानी है, वो सिरा से जाता है पूरे पेड़ भर में, किससे जाता है, परासरण विधि द्वारा।
तो सब इसमें दो चीज़ें याद रखनी, जो पत्ती की कोशिकाओं में जल जाता है, एक तो शुरुआत इसकी शिरा से होती है और विधि होती परासरण, और जो CO2 वायुमंडल में से लेता है, वो पेड़ जो खींचता है वायुमंडल से CO2, वो विसरण विधि से खींचता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, आप सबको पता है क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। अब क्लोरोफिल के भी 4 प्रकार होते हैं, एक होता है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन और जेंथोफिल। तो ये आपको याद रखना है, जो कैरोटीन होता है क्लोरोफिल एक तरह का होता है, जेंथोफिल भी होता है। तो 4 प्रकार इसके नाम आपको याद रखने हैं। अब क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल जो B है वो हरे रंग के लिए उत्तरदायी है, आपको याद रखना है, कैरोटीन और जेंथोफिल उत्तरदायी नहीं है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम तत्व की अधिकता होती है, ये सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, फिर से याद रखना है आपको, ठीक है। क्लोरोफिल जो है, जब मैं बोलता हूँ आपके एग्जाम में, तो इसका मतलब है RO की PYQ या फिर UPPCS की PYQ में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है उस प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है, तो केवल 3 रंगों को ग्रहण करता है, बैगनी, नीला और लाल। ये आप एकदम से रट लो कि बैगनी, नीला ये एक ही तरह होते हैं, और इसके अलावा लाल, इन 3 रंगों को ग्रहण करता है कौन, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, ये आप याद रखो, ये पूछ सकता है आपसे, तो याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपचयन और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों विधियों से होती है। ऑप्शन में आपके रहेगा कि उपचयन, अपचयन दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या कुछ और नाम दे देगा, इस तरह से देगा, तो आपको याद रखना दोनों से होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जल का उपचयन O2 में हो जाता है, यानी कि जल O2 में बदल जाता है, ठीक है। और अपचयन यानी कि रिडक्शन में क्या होता है कि O2 का अपचयन ग्लूकोज के रूप में हो जाता है, आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती हैं, नंबर 1 होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, ठीक है। दूसरा आपका होता है रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। तो 2 अवस्थाएं प्रकाश संश्लेषण की, दोनों आपको याद रखनी। नंबर 1 प्रकाश रासायनिक क्रिया, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल के ग्रेना में होती है। ये कहाँ होती है, क्लोरोफिल में एक जगह पाई जाती है ग्रेना, उसमें होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया। इसे हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। आपसे ये सब पूछ लेगा कि इनमें से हिल रिएक्शन क्या है, तो प्रकाश रासायनिक क्रिया जो है, इसमें क्या होता है कि जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन और अन्य इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में अंत में ATP और NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में मदद करता है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये होती है, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा निम्न में से क्लोरोफिल की कौन सी प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। देखो ये सब जो मैंने बोला कि ATP, NADP, ये नहीं पूछेगा आप में, मतलब ये सब सवाल बनते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति में, वो ऐसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अवस्था सूर्य की अनुपस्थिति में होती, तो ये वाली होती कौन सी, प्रकाश रासायनिक क्रिया वाली। दूसरा है रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती, उधर ऊपर वाली क्या थी, ग्रेना में। इस प्रक्रिया में CO2 का अपचयन होकर शर्करा और स्टार्च बनता है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। आपसे पूछेगा कि क्लोरोफिल की प्रकाश संश्लेषण की किस प्रक्रिया में CO2 जो है वो अपचयित होकर शर्करा और स्टार्च बन जाती, तो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया में बनती है, ठीक। अब हम देखेंगे पादप हार्मोन, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पादप हार्मोन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन क्या होता है, आप ये तो पूछा जाएगा, पौधे के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ये आपको याद रखना। ऑक्सिन, पहली बात तो याद रखना कि ये सारे के सारे पादप हार्मोन है, ये भी याद रखना। दूसरे फिर ये किसके लिए उत्तरदायी है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है पौधे के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। जिब्रेलिन जो है वो बौने पौधे को लंबा करने में और फूल बनने में मदद करता है। साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सिन के साथ मिलकर जीर्णता रोकता है। जीर्णता मतलब होता है क्या, वृद्धावस्था बोलते हैं जिसको, वृद्धा मतलब पेड़ को पुराना नहीं होने देता। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो पुष्पन में बाधा बनता है, यानी कि ये निगेटिव वाला है, ठीक है। जो फूल वगैरह खिलते हैं उसमें एक तरह का बाधा बन जाता है। एथिलीन जो है फलों को पकाने और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने में काम आता है। तो फलों को पकाने में एथिलीन, ये तो आप सब जान जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है कौन, तो एथिलीन। फ्लोरीजेंस जो है वो फूल को खिलाने वाला हार्मोन, तो फ्लोरी से फूल आप पहचान लोगे। ट्राउमैटिन जो है पौधे के जख्म भरने में मदद करता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी तक ये पूछा नहीं गया लेकिन आगे पूछा जा सकता है। पौधे के जख्म भरने में मदद कौन करता है, ट्राउमैटिन करता है, ठीक। तो ये सारे पादप हार्मोन्स हो गए। अगला है पौधों में रोग और किस तत्व की कमी से होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं और बने भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी करा रहा हूँ आपका ना, आप खुद ही देख रहे होंगे इसकी क्वालिटी इस नोट्स की, तो आपको लग रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर रिवाइज करो, बार बार देखो, ठीक। तो हम देखते हैं, खैर आम का बैगन नहीं, आम व बैगन का लिटिल लीफ। तो लिटिल लीफ एक रोग होता है, आम और बैगन में पाया जाता है, ये जस्ता की कमी से होता है। नींबू का डाईबैक और लिटिल लीफ जो है वो तांबा। तो आम और बैगन वाला किससे होता है, जस्ता से। नींबू का वाला किससे होता है, तांबा से। आलू का ब्लैक हार्ट है, यानी कि जिसको कि कृष्णकांत रोग बोलते हैं, ये O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो है वो बोरान की कमी से होता है।
मटर में मांस रोग मैग्नीज की कमी से होता है, धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पौधों के रोग और तत्वों की कमी याद रखेंगे। ठीक, पत्ती का लाल रंग, नारंगी और पीला रंग ये कैरोटीनाइड के कारण होता है, याद रखना है आप लोग। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार बन चुका। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक तरह का खरपतवार नाशी होता है। तो ये हम अब कुछ देखेंगे वनस्पति विज्ञान। तो इसके जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक, हमने ऊपर जंतु विज्ञान देखा था, उसको बदला वगैरह था अरस्तु ने। ठीक, अगर सिर्फ और सिर्फ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान पूछ ले तो इसके जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अब पादप जगत है, इसको किसने दिया था? पादप जगत को दिया था एक्लर ने। पादप जगत जो है वो एक्लर ने दिया था। पादप जगत दो तरह का होता है, अपुष्पोद्भिद जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमी, और जो पुष्पोद्भिद होता है, ठीक है, फाइनेरोगेमी। ये दो तरीके का होता है पादप जगत, और ये दिया था एक्लर ने। ये सब नाम आप याद रखेंगे। अब जैसे अपुष्पोद्भिद है, अपुष्पोद्भिद जो है इसके प्रकार क्या होते हैं? इसके प्रकार होते हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। अब थैलोफाइट के प्रकार होते हैं शैवाल, कवक और जीवाणु। अब ये आप चार्ट याद रखेंगे अपने दिमाग में तो चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाएंगे। जैसे पुष्पोद्भिद, इसको दो प्रकार हैं, नग्न बीजी और आवृत्त बीजी। नग्न बीजी में आता है सिकोया, आवृत्त बीजी इसको कहते हैं जामिया पिग्मियो। इसके दो प्रकार होते हैं, एक पत्र बीजी और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है, मोनोकॉट और डायोकॉट, ये सब होते हैं। तो आप याद रखेंगे ये जो शैवाल, कवक और जीवाणु हैं ये सब अपुष्पोद्भिद में आते हैं। अब हम देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। अब पुष्पोद्भिद पहले देखेंगे, फिर पुष्पोद्भिद देखेंगे। अब पुष्पोद्भिद में पौधों में पुष्प व बीज नहीं होता, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब पुष्पोद्भिद आपसे पूछ लिए इसका क्या टर्म है, तो पौधों में पुष्प और बीज नहीं पाया जाता इन सब में, ठीक है। अब इसका एक नंबर प्रकार है जैसे थैलोफाइट। तो थैलोफाइट जो है यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है, तो थैलोफाइट है। इस समूह के पौधों का शरीर जो सुकाय होता है, सुकाय मतलब थैलस होता है, यानी कि जड़, तना, पत्ती इसमें विभक्त नहीं होते, सब एक ही में होते हैं, ठीक है। संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक। अभी हम आगे देखेंगे जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इन्हीं का सब पार्ट, थैलोफिट के ही सब पार्ट में होता है ना, तीन होते हैं, मतलब शैवाल और कवक और जीवाणु, ये सब इसके तहत पाए जाते हैं। तो शैवाल जो है वो एल्गी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये पूछा गया है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये प्रायः पर्णहरित युक्त होते हैं, यानी कि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। संवहन ऊतक रहित होते हैं, यानी कि संवहन ऊतक इसमें नहीं होता है, और ये आत्मपोषी होते हैं। सुकाय और थैलस बॉडी होती है, यानी कि जड़, तना, पत्ती इसमें विभक्त ना होकर एक ही में होते हैं। अब ये यहाँ पे हमने लिखा लाभदायक शैवाल। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो लाभदायक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे खाद के रूप में तो नॉस्टॉक, एनाबिना और केल्प, ये खाद के रूप में यूज किए जाने वाले शैवाल हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना ये तीनों शैवाल होते हैं। दूसरे, ये खाद के रूप में यूज होते हैं। औषधियों के रूप में क्लोरेला एक होता है जो जिससे क्लोरेलिन एंटीबायोटिक बनती है। लिमनेरिया होता है, ये इससे टिंचर आयोडीन बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नोट डाला है कि क्लोरेला को अंतरिक्ष यान में यूज किया जाता है। आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा शैवाल अंतरिक्ष यान में यूज होता है, तो याद रखेंगे ये जो क्लोरेला है ये यूज होता है, ठीक है। फिर इसी का सेकंड पार्ट है कवक, यानी कि फंगी। इसका अध्ययन माइको, हमें देखेगा शैवाल का अध्ययन क्या होता है, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ये पर्णहरित रहित, संवहन ऊतक रहित, इसमें ना तो पर्णहरित होता ना तो संवहन ऊतक होता है। अभी हमने शैवाल में क्या देखा था, उसमें पर्णहरित होता है लेकिन संवहन ऊतक नहीं होता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, याद रखेंगे आप लोग। कोशिका भित्ति इसमें काइटन की बनी होती है। कवक भी है मशरूम, ये आपको याद रखना, कवक भी मशरूम। अच्छा, मशरूम जो है वो एक प्रकार का कवक होता है, ओके। कवक से होने वाले रोग यहाँ से बनता है आपकी किताब में सवाल। सरसों का जो सफ़ेद रस्ट रोग है वो कवक से होता है। गेहूं का जो किट रोग है, रस्ट ऑफ व्हीट जिसको बोलते हैं, वो भी कवक से होता है। गन्ने का जो लाल अपक्षय है, रेड हॉट रॉट होता है, आपको गन्ने अगर देखा होगा तो गन्ने में जो गांठ होती है उसमें रेड रेड हो जाता है, वो कवक से होता है। आलू का जो अंग मरीच है, यानी कि ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये आपका बनता है कवक की कमी से होता है। मूंगफली का जो मस्सा रोग है, मूंगफली का मस्सा रोग, टिक्का डिजीज जिसको बोलते हो, कवक से होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये भी आपका होता है कवक की कमी से, तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब जो भी उठा रहा हूँ ना उसको आप देख रहे हो, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर ले रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे लाइकेन है, लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल का मिक्सचर होता है, आपको पता ही होगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कवक और शैवाल के बीच की कड़ी क्या है, तो लाइकेन। कवक जो है उसमें जल, खनिज और विटामिन पाए जाते हैं, और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इससे निकलता है CO2। कवक शैवाल के बीच सहजीवी संबंध होता है, ये आपको याद रखना, कवक शैवाल के बीच सहयोगी संबंध होता है, ठीक है। पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ लाइकेन दिए गए और उनके यूज दिए गए, आप उसको देखो। तो लाइकेन के यूज लाइबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनिया, ये इत्र में बनता है, ठीक है, आप याद रखें किस में बनता है, इत्र में।
परमेलिया जो है ये मिर्गी दवा में काम आता है, याद रखना। तो मिर्गी की दवा में सबसे पहले काम कौन आता है? परमेलिया दवा। ये होता है क्या? ये लाइकेन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अब हम सी वाला पार्ट आ गए। इसकी खोज किसने की थी? ल्यूनहॉक ने। यानी कि बैक्टीरिया और जीवाणुओं की खोज की ल्यूनहॉक ने। इसका जीवाणु नाम है एहरेनबर्ग। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया था, ठीक है। और दूध का पास्चराइजेशन ये लुई पास्चर ने किया था। यानी कि ये सारी प्रक्रिया जो है जीवाणु या बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसलिए यहाँ पे एक साथ दे दी गई। अब पास्चराइजेशन क्या होता है हम उसको भी देख लें। जो भी टर्म आ रहा है उसको हम कंप्लीट करते चल रहे हैं, ठीक। पास्चराइजेशन होता क्या? तो याद रखना है, लो टेम्परेचर पर दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर गर्म किया जाए तो उससे हो जाता है पॉस्चराइजेशन। उसके बाद हाई टेम्परेचर पर दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म किया जाए तो ये पॉस्चराइजेशन की क्रिया इससे होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु यानी कि N2 स्थिरीकरण के लिए कौन से होते हैं? राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम। तो दो जीवाणु हैं यानी कि बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम। ये पौधों के जड़ों में रहने वाले जीवाणु हैं और ये किस लिए पौधों की जड़ों में रहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। मृदा में जीवाणु यानी कि मृदा में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो हैं आपके एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और क्लास्ट्रीडियम। ये 3 होते हैं आपके मृदा में पाए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर ये कभी पूछ लेता कितना होता है, तो याद रखना -10 से -18 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड, अब हमने पहला वाला देखा है, देखो थैलोफाइट। अब हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। अब ये छोटे छोटे हैं, इसमें ज़्यादा पार्ट डिवाइड नहीं है। तो ब्रायोफाइटा जो है सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। थाइलोफाइट क्या था? सबसे बड़ा स्थलीय मतलब समूह था, ठीक है, पादप जगत का। संवहन ऊतक इसमें भी नहीं पाया जाता है। वनस्पति जगत का ये उभयचर बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे बनेगा कि वनस्पति जगत का उभयचर क्या होता है, तो ब्रायोफाइटा होता है। मृदा अपरदन रोकने हैं जैसे स्फेगनस मॉस। तो आपको इसका एक एग्जाम्पल याद रखना कि स्फेगनस मॉस क्या होता है? एक तरह का ब्रायोफाइटा होता है और ये मृदा को अपरदन रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक। तीसरा है हमारा टेरिडोफाइटा। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों व पहाड़ों आदि पर पाए जाते हैं, ठीक है। जड़, तना, शाखा, पत्तियों में ये विभाजित होते हैं, यानी कि इसमें जड़, तना, शाखा, पत्ती सब अलग अलग होते हैं। जनन क्रिया इसमें बीजाणुओं के द्वारा होती है। संवहन ऊतक इसमें पूर्ण रूप से विकसित होता है। आपने क्या देखा ऊपर? ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होता है, ठीक है। और इसमें किसमें? टेरिडोफाइटा में होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ से कुछ आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं कि एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री। आपको सिर्फ इतना याद रखना है किस किस में मतलब जो भी पेड़ पौधे आपके होते हैं वो एक बीजपत्री में आते हैं या द्विबीजपत्री में आते हैं, ठीक है। तो जैसे है एक लिलिएसी कुल है और इसके नाम दिए गए हैं, तो ये नहीं देखना है आपको, इससे सवाल ज़्यादा नहीं बनता है, फिर भी आप देख लो। लिलिएसी में लहसुन प्याज आता है, पाल्मे में सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर आता है और ग्रेमिनेसी में गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, ज्वार, चावल, बाजरा, जौ आदि आते हैं। आपको ये नाम सिर्फ इतना याद रखना है और क्या याद रखना है? ये सारे एक बीजपत्री हैं, ठीक है। लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ आदि, ठीक है। द्विबीजपत्री में आते हैं नाम आपके, अगर देखा जाए तो आपका आता है मूली, सलजम, सरसों, ये क्रूसीफेरी इसको बोलते हैं। और कपास, भिंडी, गुड़हल, ये सब भी द्विबीजपत्री हैं लेकिन इसको मॉलवेसी बोलते हैं। तो ये इतने नाम आपको याद रखना है, मूली, सलजम, सरसों, कपास, भिंडी, गुड़हल, ये द्विबीजपत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा टमाटर, सेब, बादाम, नाशपाती, खीर, ककड़ी, परवल, करेला, सभी प्रकार की दलहनें, अशोक, बबूल, छुईमे, कत्था, मिर्च, बैगन, आलू, ये सब के सब किस में आते हैं? ये सब के सब द्विबीजपत्री में आते हैं। ये एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि मूसला जड़ों का रूपांतरण किन किन में होता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये बनता नहीं कि निम्न में से कौन जड़ है, कौन फूल है, कौन पत्ती, इस तरह से। तो गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ये सब के सब जड़ होते हैं, ठीक है। प्याज, आलू, बंडा, केसर, हल्दी, अदरक, गन्ना, ये सब के सब तना होते हैं, ठीक है। तो तना याद रखना और जड़ याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा है जाइलम। हाँ बस थोड़ा सा बचा है। तनों का रूपांतरण देख लिया हमने, यानी तना क्या होता है, जड़ें क्या होती है। अब हम देखेंगे जाइलोम, डेंड्रोलॉजी और फ्लोएम, इनके बारे में। जाइलम ऊतक क्या है? आपको पता है, सब पेड़ों में आता है। ये एक तरह का संवहनी ऊतक है। जल और खनिज को मृदा लवण का संवहन करता है। जल और खनिज लवण का संवहन करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम देखो, ये पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाना इसका काम होता है। जाइलम ओवरऑल क्या है? जल पहुँचाता है और खनिज पहुँचाता है। फ्लोएम तो फूड पहुंचाता है, यानी कि खाना पहुंचाता है, ठीक है। और ये यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है पेड़ों को। डेंट्रोकोनोलॉजी जो है वो जाइलम ऊतक वलय को गिरकर ही पौधे की आयु का पता लगता है। ओके, जब हम पौधे की आयु पता करते हैं कार्बन 14 डेटिंग से, आपको पता ही होगा, तो वो जो विधि ओवरऑल क्या कहलाती है? डेंट्रोलॉजी। इसमें होता है कि जो जाइलम ऊतक है उसके जो वलय होते हैं उसको गिन करके हम आयु का पता लगाते हैं, ठीक।
तो इसी के साथ हमारी बायोलॉजी की जो फर्स्ट क्लास है वो कंप्लीट होती है। अब हम अभी आपको थोड़ी देर में दूसरी भी इसी क्लास देंगे, जीव विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसमें रहेगा। तो ये वाली क्लास भी आप लोग देखना। बायो की 2 क्लास और फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको मिल ही चुकी है, और साइंस का कंप्लीट आपको पीवाईक्यू भी कराया जा चुका है 2012 से लेकर के 24 तक का, लगभग 13 वर्षों के पेपर। तो उसको भी आप अच्छे से देख लो, ठीक है। और उन सबकी एक प्लेलिस्ट साइंस की बना दी, उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप सब जिन लोग नहीं रिवीजन किया जाके रिवीजन कर लें। और जिन लोग को ये नोट्स चाहिए इस तरह का, इतना शानदार नोट्स, पीवाईक्यू का नोट्स और ये सब नोट्स, और ये नोट्स ऐसा है कि चाहे आपका ये मेन नोट्स हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, चाहे आपका पीवाईक्यू हो, और इन सब नोट्स से आप मतलब दिन के 2-3 घंटे देके आप कंप्लीट इसको पढ़ सकते हो एक ही दिन में। मतलब 2-2 3-3 सब्जेक्ट मेरे जो नोट्स हैं उनकी खासियत है कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जिन लोग को नोट्स वगैरह चाहिए और या पीआरपी प्रोग्राम जो है उससे जुड़ना है, जिसमें कंप्लीट नोट्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें दिए जाएंगी जिसका कि फ़ायदा आपको एग्ज़ाम के समय में महसूस होगा। तो उसके लिए व्हाट्सएप पे का नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।